21 दिसंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, जिसकी प्रेस रिलीज हम सभी के साथ शेयर कर दी गई है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, चाहे वो जीएसटी के रेट चेंजेस हैं या अदर इंपॉर्टेंट लॉ एंड प्रोसीजरल चेंजेस। इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट 20+ चेंजेस को पिक किया है, जिन्हें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। और पहले आपको ये समझ लेना है, जितने भी चेंजेस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अभी प्रेस रिलीज से आए हैं। अभी इनके लिए आएंगे सर्कुलर, जहाँ भी क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उनके लिए आएंगे सर्कुलर। जहाँ भी कुछ नया चेंज हुआ है तो नोटिफिकेशन से ही वो आपको पता है हमारे सामने एप्लीकेबल होता है। तो कौन से चेंजेस किस डेट से एप्लीकेबल होंगे, अगर पर्टिकुलर प्रेस रिलीज में लिखा है तो फिर तो क्लियर ही है, नहीं लिखा है तो नोटिफिकेशन के अंदर उनकी स्पेसिफिक डेट आएगी। और अभी दिसंबर मंथ ऑलरेडी एंड होने वाला है। आप सभी को पता है बजट हमारा आने वाला है, बजट 2025 1 फरवरी को ये आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है, कुछ पर्सन्स ना ऐसे मीटिंग्स के बाद वेट करते रहते हैं नोटिफिकेशन कब आएंगे, सर्कुलर कब आएंगे। ये भी पॉसिबल है कि बजट में ही इन चीज़ों को फिर से अमेंड करके लाया जाए, उसके बाद नोटिफिकेशन आए, ठीक है। बट अभी आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दिए तो दैट मीन्स ये एप्लीकेबल तो होंगे ही। तो मैंने 20+ चेंजेस को पिक किया है, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, डिटेल में। इस वीडियो को आप खुद तो देख ही रहे हैं, नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी और भी पर्सन्स के साथ शेयर कर दें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com ओपन है, जहाँ ये सभी कोर्सेज एक्टिव हैं। विजिट करेंगे CA-Guruji-Classes.com को तो यही वेब पेज अपीयर होगा। अपने हिसाब से कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के सेक्शन को विजिट करके कोर्स को पिक करें, ताकि आप अपनी जॉब पर हायर पोजीशन पा सकें और अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकें, या खुद की प्रैक्टिस अभी शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट अपडेट्स का टैब है, जिसमें हम फ्री आर्टिकल्स आपके लिए डेली पब्लिश करते हैं। विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। इस प्रेस रिलीज से मैंने पिक किए हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस। डिटेल में मैं ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला इंपॉर्टेंट चेंज आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ, कंपोजिशन लेवी का। इसके लिए आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी, 10 अक्टूबर से एक RCM की नई एंट्री इंसर्ट हुई थी। एंट्री का नंबर था 5AB। ये बात करता था कि अगर कोई GST में रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए रेंट पर लेता है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को RCM में टैक्स जमा कराना है। अब रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर तो सभी आ गए, जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है या कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। तो कंपोजिट टैक्स पेयर्स को पता है आपको ITC लेने की ऑप्शन नहीं होती, तो पर्टिकुलर कंपोजिट टैक्स पेयर्स को यहाँ से रिलीफ दिया है कि इन रजिस्टर्ड पर्सन में कंपोजिट टैक्स पेयर्स की बात नहीं करी जाएगी। सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर को, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए किराए पे लेता है तो रेंट के केस में RCM जमा कराना है, कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन को नहीं कराना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज प्रेस रिलीज से आया, अभी इसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो यहाँ पे एक्सक्लूड करा है टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन लेवी स्कीम फ्रॉम द एंट्री 5AB। ये इंट्रोड्यूस हुई थी इस नोटिफिकेशन से, जिसका रेफरेंस प्रेस रिलीज में दिया है। 8 अक्टूबर की नोटिफिकेशन थी, 10 अक्टूबर से ये एंट्री एप्लीकेबल हुई थी। विच जो था रेंटिंग ऑफ एनी कमर्शियल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा था अपनी प्रॉपर्टी किस लिए, कमर्शियल यूज के लिए, तो उसको रिवर्स चार्ज में लाया गया था। अब इसको रेगुलराइज किया है। द पीरियड फ्रॉम द डेट व्हेन द नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 8 अक्टूबर 2024 से, जो इफेक्टिव हुई थी 10 अक्टूबर से, टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ प्रपोज नोटिफिकेशन। अभी जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आएगी वहां से लेकर जो पहली नोटिफिकेशन है वहां तक का जो भी कर दिया गया है वो एज इज वेयर इज बेसिस पर रहेगा। यानी अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में होते हुए अगर इस एंट्री के बेस पर RCM में टैक्स जमा करा दिया तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, और नहीं कराया तो भी कोई इशू नहीं आएगा। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट चेंज कंपोजिट टैक्स पेयर्स। इसी को लिंक करते हुए ना मैं आपको ये होटल इंडस्ट्री का एक चेंज बताना चाहूँगी। यहाँ पर होटल इंडस्ट्रीज के लिए बात करिए कि ऑमिट किया जाएगा डेफिनेशन ऑफ डिक्लेयर्ड टैरिफ। जहाँ भी डिक्लेयर्ड टैरिफ है, डिक्लेयर्ड टैरिफ को ऑमिट करा जाएगा। क्यों? होटल इंडस्ट्री में एक्चुअली सीजनल काम भी होता है। मान लो एक होटल है ABC, उसके अंदर जो उसके रूम का किराया है नॉर्मल डेज में तो रहता है 3000 पर डे, पर
जब सीज़न होता है, यानी जैसे आजकल अब न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पे बहुत सारे पर्सन्स प्लान करते हैं कि हम आउटिंग करेंगे, तो उस टाइम पे वो अपना अगर रूम रेंट मान लो 8,000 पर डे कर देता है, दैट मीन्स वो डिक्लेयर्ड टैरिफ तो उसका 3,000 है, बट वो एक्चुअली क्या वैल्यू करता है कस्टमर से वो अलग है। तो यहाँ पे डिक्लेयर्ड टैरिफ को हटाने की बात करी जा रही है एंड सुटेबली अमेंड करा जाएगा डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस फ्रॉम द सर्विस रेट एंड एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। इसको लिंक किया जाएगा किससे? with actual value of supply of any unit of accommodation provided by the hotel and to make the rate of GST applicable on restaurant service in such hotels। तो होटल की सर्विस तो देते हैं प्लस रेस्टोरेंट सर्विस भी देते हैं फॉर अ गिवन फाइनेंशियल ईयर डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसी वजह से किया गया है ताकि वो डिपेंड हो जाए वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ऑफ यूनिट ऑफ एकोमोडेशन मेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और रेट क्या रहता है जनरली 18% विद आईटीसी इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स 7,500 फॉर एनी यूनिट ऑफ एकोमोडेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और 5% रहता है विदाउट आईटीसी। तो दो रेट होते हैं होटल इंडस्ट्री के पास, 18% विद आईटीसी और 5% विदाउट आईटीसी। तो पहला चेंज तो ये है कि डिक्लेयर्ड टैरिफ को हटा के जो एक्चुअल वैल्यू करी गई है उस टाइम पे प्राइसिंग, उसके हिसाब से ये रेट लगाए जाएंगे। अब ये होटल इंडस्ट्री एक डिक्लेरेशन सबमिट करेगी कि इनमें से कौन सा रेट इनको ऑप्ट करना है, ठीक है। तो वो एक अलग से फर्दर चेंज है टू गिव एन ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस इन होटल्स एट द रेट ऑफ 18% विद आईटीसी इफ होटल सो चूज बाय गिविंग अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट ऑन और बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और ये जो चेंजेस है ना, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट फिर जीएसटी पोर्टल पे भी होती है कि जीएसटी पोर्टल भी उसके हिसाब से अपडेट हो जाए। तो पोर्टल पे कई बार इन चेंजेस को आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी आपको फिर वो वेट करनी पड़ेगी और हो सकता है बजट के साथ ही फिर अभी ये चेंजेस नोटिफाई करे जाएं, ठीक है। तो ये दो चेंजेस। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अब होटल इंडस्ट्री के केस में भी दो रेट हो गए। जो ये रेट लेंगे विदाउट आईटीसी वाला 5%, होटल भी बहुत सारे रेंटिंग लेते हैं, प्रीमाइसेस को रेंट पे लेते हैं, तो उनके ऊपर भी आरसीएम की एंट्री एप्लीकेबल होगी। तो अगर कंपोजिट टैक्स पेयर्स को आपने रिलीफ दे दिया कि वो आरसीएम में टैक्स जमा ना कराएं क्योंकि उनको आईटीसी नहीं मिलता है, तो और इंडस्ट्रीज को भी ऐसा ही रिलीफ दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया। यहाँ पे सिर्फ कंपोजिशन लेवी की बात करिए। लेट्स सी अभी नोटिफिकेशन के अंदर कुछ और चेंज मिलता है या नहीं। दो चेंज हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस करें। नेक्स्ट चेंज, व्हीकल्स का जीएसटी रेट चेंज कर दिया, जिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी रही क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को भी 18% के जीएसटी रेट में ले आया गया है। अब यहाँ पर ना आपको एक चीज़ समझनी है कि जो ओल्ड व्हीकल सेलर्स हैं यानी डीलर्स, यहाँ पे उनकी बात करी जा रही है। यानी जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार है, वो कार अब मेरी पुरानी हो गई है, मैं चाहती हूँ कि मैं नई गाड़ी ले लूँ। उस कार को मैंने एक डीलर को 7 लाख रुपीज़ में सेल कर दिया। उस डीलर ने मुझसे 7 लाख रुपीज़ में कार लेके आगे उसे 10 लाख में सेल कर दिया। यानी डीलर ने ये कार 7 लाख में बाय करी, ये उसका परचेज प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस है उसका 10 लाख। इसमें उसने मार्जिन कितना लिया है? 3 लाख। तो इस मार्जिन पे जीएसटी की बात करी जा रही है, वो भी डीलर्स के लिए। अब जैसे मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैंने अपनी 7 लाख में गाड़ी को सेल करा है, तो मेरे ऊपर जीएसटी की बात नहीं आ रही है, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है। तो डीलर्स के लिए अभी तक क्या था कि हम अगर व्हीकल्स की बात करें तो ईवी और जो स्मॉल व्हीकल्स हैं उन पर जीएसटी का रेट 12% था ऐसे केसेस में। अब सभी केसेस में डीलर्स के ऊपर 18% का जीएसटी रेट एप्लीकेबल कर दिया, 12 से 18% कर दिया। तो अगर हम इसको पढ़े ना तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा चेंज कर दिया, पर सिर्फ यही चेंज टू इंक्रीज द जीएसटी रेट फ्रॉम 12 to 18% ऑन सेल ऑफ ऑल ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल। हर तरह की ऑल ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल इंक्लूडिंग ईवी अदर देन दो स्पेसिफाइड एट 18%। जो ऑलरेडी 18% में थी तो उन पर तो 18 करना ही क्या है, जिन पे 12 था उनके लिए कर दिया है ये रेट चेंज। सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड पेट्रोल व्हीकल ऑफ इंजन कैपेसिटी बता दी है, लेंथ बता दी है। ऐसे ही डीजल के लिए लेंथ और कैपेसिटी बता दी है, ठीक है। और नोट दिया है जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट मार्जिन, यानी परचेज प्राइस घटाना है सेलिंग प्राइस में से, तो जो मार्जिन आता है उस पर ही देना है। और यहाँ पर इवन स्पेसिफिकली लिखा है ऑल्सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो कुछ पर्सन को तो ये लगा कि हर केस में ही अब जीएसटी देना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन भी अगर अपनी कार को सेल कर रहा है, जैसे आजकल ऑनलाइन डीलर्स हैं स्पिनी, OLX, जहाँ पे आप अपनी कार्स को, ओल्ड कार्स को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये उनके लिए एप्लीकेबल, जो डीलर्स है, डील का काम, चाहे वो ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं।
आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपके ऊपर इसकी कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं आई। और मेजरली अगर देखा जाए तो स्मॉल व्हीकल्स एंड ईवीज को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। पहले एसयूवी और जो ये इंजन कैपेसिटी और लेंथ के हिसाब से व्हीकल्स थी वो ऑलरेडी 18% के रेट में थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है, प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड की डेफिनेशन को गवर्नमेंट थोड़ा सा चेंज कर गया। अभी तक हम इसकी डेफिनेशन लेते थे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से, पर इसमें ना प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये जो प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड के हिसाब से जीएसटी लगता है वो उन कमोडिटीज़ पे लगता है जिनकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है नॉट मोर देन 25 kg और 25 लीटर, ठीक है, और जो रिटेल सेल के लिए होती हैं, विच आर प्री पैक्ड एंड डिफाइंड अंडर दिस एक्ट और लेबल्ड अफिक्स देयर टू इज रिक्वायर्ड टू बियर द डिक्लेरेशन अंडर द प्रोविजन। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे अमेंड करा जाएगा इसकी डेफिनेशन को, ताकि जो भी एम्बिग्यूटी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉर्ट आउट हो सके। अब बात करते हैं पॉपकॉर्न्स की। पॉपकॉर्न पे बड़ा इशू चला। पॉपकॉर्न क्या है, अब अभी तक पॉपकॉर्न आते भी बिल्कुल सिंपल ही थे। हम अगर मूवी देखने जाते थे तो जनरली एक ही टाइप के पॉपकॉर्न दिखते थे, नॉर्मल, जिस पे सॉल्ट लगा होता था, आप अपनी मूवी एंजॉय कर सकते थे। आजकल हर चीज़ जो है ना कई तरह की वैरायटी में मिलने लगी है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। तो पॉपकॉर्न भी एक तो नॉर्मल पॉपकॉर्न हो सकता है, एक सॉल्टेड पॉपकॉर्न हो सकता है, एक कैरामल पॉपकॉर्न हो सकता है, यानी जागरी में उसको यानी शुगर बेस्ड उसको बना के कोट करके आपको सेल करा जाता है। तो पॉपकॉर्न कई तरह से सेल किए जा सकते हैं, लूज, प्री पैक्ड, ठीक है। तो प्री पैक्ड पर तो ऑलरेडी 12% का जीएसटी रेट था। अब लूज के केस में क्या हुआ, अगर वो सॉल्टेड है, नॉर्मल है सॉल्टेड, तो फिर तो 5%, वो नमकीन की तरह ट्रीट किया जाएगा। पर अगर उसको कैरामलाइज किया गया है तो फिर उस पर जो जीएसटी रेट है वो 18% की बात करी गई है, ठीक है। तो पॉपकॉर्न पे बड़ा बवाल आजकल मचा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि उसके जीएसटी रेट को अलग अलग कर दिया है। तो टू क्लैरिफाई दैट, रेडी टू ईट पॉपकॉर्न विच इज मिक्सड विद सॉल्ट एंड स्पाइसेस आर क्लासिफाइड इन दिस HSN हेडिंग एंड अट्रैक्ट 5%। इफ सप्लाई अदर देन प्री पैक्ड, तो लूज है तो 5%, और अगर प्री पैक्ड है तो 12%, और अगर वो कैरामलाइज्ड है तो 18% उस पर जीएसटी। कहा जा रहा है कि उसका कैरेक्टर हो जाएगा टू शुगर कन्फेक्शनरी आइटम के अंदर वो ट्रीट करा जाएगा। देयर इज नो न्यू इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स इन दिस रिगार्ड। मीडिया में आ रहा था कि इस पर कोई नया टैक्स आ रहा है, एंड इज मेयरली अ क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन फील्ड यूनिट्स वर डिमांडिंग डिफरेंट टैक्स रेट ऑन द सेम, देयरफॉर इट इज अ क्लैरिफिकेशन बीइंग रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। तो काउंसिल ने बोला कि ये एक रिकमेंडेशन है, हमारी तरफ से क्लैरिफिकेशन है, रेट ऑलरेडी यही जस्टिफाइड थे पॉपकॉर्न के लिए। अगले चेंज के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगी। जैसे मैं CAGurujiClasses.com पर हूँ, एक ऑर्डर में आई हूँ, कोर्स के ऑर्डर में। तो यहाँ पर ना आपको पेमेंट करने के 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, CC एवेन्यू से एंड फ़ोन पे से। अब जो ये फ़ोन पे है वो कोई बैंक तो है नहीं, ये एक मीडिएटर है। क्या है ये? मीडिएटर, पेमेंट करने के लिए एक बीच में मीडिएटर, बैंक नहीं है ये। तो एक एग्जाम्पशन मिलती है 2000 तक की वैल्यू पर जीएसटी ना लगाने के लिए। उसी की क्लैरिफिकेशन इस प्रेस रिलीज के अंदर आई है। टू क्लैरिफाई दैट, आरबीआई से रेगुलेटेड जो भी पेमेंट एग्रीगेटर है वो एलिजिबल है उस एग्जाम्पशन के लिए, बट ये एग्जाम्पशन उनको नहीं मिलेंगी जो कवर होते हैं पेमेंट गेटवे में। तो पेपाल ये गेटवे हैं, इनके लिए ये अब एग्जाम्पशन नहीं है, एंड अदर फिनटेक सर्विस विच डू नॉट इन्वॉल्व इन द सेटलमेंट ऑफ फंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया अभी इनके लिए। तो ये क्लैरिफिकेशन है ना, पर्टिकुलर सर्कुलर आएगा जिसमें एग्जाम्पल्स भी फिर कवर हो सकते हैं। देन क्लैरिफाई किया है, अब बैंक, कई बार आप बैंक से आपने लोन लिया, लोन आप पे नहीं कर पाए तो बैंक आपसे पिनल चार्जेस कलेक्ट करता है। इस पिनल चार्जेस पर अब कोई भी जीएसटी लेवी नहीं होगा, ठीक है, ये भी क्लैरिफाई किया है, तो इसके लिए भी सर्कुलर आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज हमारा शेड्यूल 3 में होने वाला है। तो CGST एक्ट का शेड्यूल 3 बात करता है कि कौन सी ऐसी गुड्स या सर्विसेज हैं जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके अंदर हमारे पास नंबर 8 तक पैराग्राफ के अंदर एंट्रीज दी हुई है। उसी के अंदर एक नया क्लोज AA इंसर्ट करा जाएगा। पहला किसके लिए करा जाएगा? ऐसी सप्लाई है जो गुड्स की है, ऐसे गुड्स जो वेयर हाउस हैं, कहाँ पर? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या फ्री ट्रेड जोन में, जो सप्लाई किए जाएंगे टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फॉर एक्सपोर्ट और टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। उनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। इनको बिल्कुल इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस को ट्रीट किया जाता है। और साथ ही वाउचर्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी।
वाउचर के लिए भी बोला है, ट्रांजैक्शन इन वाउचर शेल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नोर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी शेड्यूल 3 में ये एंट्री तो लाई जाएगी, पर्टिकुलर बोल दिया, ये भी लाई जाएगी। टाइम ऑफ सप्लाई के भी प्रोविजन थे और फिर उसके वैल्यूएशन के भी प्रोविजन थे। यानी कोई पर्सन अगर आपको वाउचर देता है, अगर वो आइडेंटिफाइड है ऑन द स्पॉट, तो फिर तो उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करके उस पर जीएसटी लगा दिया जाता है। अगर आइडेंटिफाइड नहीं है तो जब वो फ्यूचर में रिडीम किया जाएगा, तो इसके जो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन थे गुड्स के केस में, सर्विस के केस में, वो ओमिट कर दिए जाएंगे। और जो रूल 32 सब रूल 6 था वैल्यूएशन का, वो भी हटा दिया जाएगा। बट कुछ केसेस में जीएसटी लगाया जाएगा, जैसे प्रिंसिपल ऑन प्रिंसिपल बेसिस के जो वाउचर्स हैं उनको छोड़ के प्रिंसिपल टू एजेंट वाले जो वाउचर्स हैं, जहाँ पे कमीशन या फी इंक्लूड है, तो कमीशन एंड फी या किसी और अदर अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा जीएसटी। और साथ ही अगर कोई एडिशनल सर्विस है, जैसे वाउचर है मान लीजिए क्रोमा का, क्रोमा के ऊपर, क्रोमा का तो वाउचर है, उसके ऊपर फिर फर्दर एडवर्टीजमेंट कराई जा रही है, ठीक है, को ब्रांडिंग कराई जा रही है, मार्केटिंग कराई जा रही है, प्रमोशन कराया जा रहा है, कस्टमाइजेशन कराया जा रहा है, उसके जो चार्जेस हैं उस पर फिर जीएसटी की जीएसटी ऑन द अमाउंट पेड फॉर दी सर्विसेज उसकी बात करी गई है। और अगर कोई अनरिडीम्ड वाउचर है वो कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा एज सप्लाई अंडर जीएसटी और कोई भी जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। तो अब ये जो चेंज है ये काफ़ी अच्छा चेंज है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इसे वाउचर के केस में वो खत्म हो जाएंगी, पर अभी ये नहीं पता कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा, वो इसमें नहीं लिखा है। वो उसके लिए हमें आगे फर्दर जो नोटिफिकेशन या सर्कुलर आएगी उसकी वेट करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। यहाँ पे प्रोपोर्शनेट रिवर्सल की बात होती है हमारी सेक्शन 17(1) और सेक्शन 17(2). ये एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई की बात करते हैं, और फिर एग्जाम सप्लाई के लिए रिवर्सल करना होता है आपको रूल 42 एंड 43 के लिए अकॉर्डिंग इनपुट का अलग और कैपिटल गुड्स का अलग, ठीक है। तो अब पहले अभी 9(3) और 9(4) की बात करी जाती थी, अब सेक्शन 9(5) को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। दैट जहां पर भी इको ने पेमेंट करी है टैक्स की ऑन द सप्लाईज विच दे आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, वहां पर किसी भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी के रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसका अभी डिटेल नोटिफिकेशन या सर्कुलर आएगा जिसमें पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज हमारा सेक्शन 16, इसे हम कैसे भूल सकते हैं, इसने हमें बताई है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस। 16 सेक्शन के सब सेक्शन 2 के अंदर जो कंडीशन है वो ये बोलती है कि आईटीसी लेने के लिए आप तभी एलिजिबल हो सकते हैं जब गुड्स एंड सर्विस आपको रिसीव हो गई है। अब कुछ केसेस में ना प्रॉब्लम कहाँ से आती है, डिपार्टमेंट की तरफ से आती है। क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, मान लीजिए एक पर्सन है ए, ये दिल्ली का पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है बी, ये यूपी का पर्सन है। ए बी से कुछ गुड्स बाय कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो गुड्स की डिलीवरी है वो बी ने उसको ऑन द स्पॉट ही दे दी, यानी उसको ट्रांसपोर्ट यूपी से दिल्ली तक ट्रांसपोर्ट करने की सारी जिम्मेदारी ए की है। ए अपने व्हीकल में लेके जा रहा है या वटएवर। अब ए ने यूपी से इन गुड्स को दिल्ली तो मूव करना था, पर बीच में रास्ते में मान लीजिए उसने हरियाणा में ही इस गुड्स को या तो सेल कर दिया या वहाँ पर जो भी उसको रिक्वायरमेंट पड़ी, तो दिल्ली तक गया ही नहीं सामान। तो इन केसेस में ना डिपार्टमेंट के पर्सन्स क्रेडिट को डिनाई करते थे कि दिल्ली में तो आपको गुड्स एंड सर्विस रिसीव ही नहीं हुई, तो आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो सेक्शन 16(2)(b) में चेंज किया गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सप्लायर एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। तो काउंसिल ने रिकमेंड किया कि क्लैरिफिकेशन आएगी दैट इन एन एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रिसिपेंट और ट्रांसपोर्टर एट द सप्लायर्स प्लेस ऑफ बिजनेस। सप्लायर्स प्लेस ऑफ बिजनेस पर ही हो गया है, एंड प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू द रिसिपेंट एट दैट पॉइंट। जो प्रॉपर्टी है वो उसी पॉइंट पर ट्रांसफर हो गई है, एंड गुड्स आर कंसिडर्ड टू बी रिसीव्ड बाय द रिसिपेंट अंडर दिस सेक्शन एंड रिसिपेंट में क्लेम आईटीसी। तो इन्हीं कई बार ऑफिसर्स नहीं मानते कुछ चीज़ों को, तो उस वजह से भी क्लैरिफिकेशन लानी पड़ती है, ये उसी के लिए क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज हमारी GSTR 9 एंड 9C के लिए, ये हमारी एनुअल रिटर्न, ये हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत सारे पर्सन्स क्या करते हैं, GSTR 9 को फाइल कर देते हैं, इसको फाइल ही नहीं करते, कुछ दोनों को ही फाइल कर देते हैं, कुछ पर सिर्फ ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल ही नहीं है, और कुछ पर दोनों ही एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ना 9C की लेट फीस की वेवर की बात करी जा रही है। किस केस में करी जा रही है, वो इस केस में करी जा रही है जब किसी पर्सन पर ये भी एप्लीकेबल थी, ये भी एप्लीकेबल थी, उसने 9 तो भर दी पर 9C फाइल नहीं करी, ठीक है। तो वेवर की बात करी है वो भी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 22-23।
ठीक है, तो केस पहला ही कवर होगा इसमें, इसके लिए पर्टिकुलर लिखा है, जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया है क्लैरिफाई करने के लिए थ्रू अ सर्कुलर आएगा इसके लिए भी, दैट द लेट फी अंडर सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 लेविएबल है फॉर डिले इन फाइलिंग द कंप्लीट एनुअल रिटर्न। अब सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जीएसटी 9 की तो लेट फीस सभी को पता था, ये सेक्शन बताता था हमें ये वाला, और ये ना जीएसटी पोर्टल ही इसको आपको फैच करके देता था लेट फी, अगर आप लेट करते थे जीएसटी एनुअल रिटर्न, और सभी पर्सन साथ साथ पे कर देते थे। 9C की लेट फीस ना तो पर्सन को क्लियर थी कौन से सेक्शन के अंदर कवर होगी, और ना ही पोर्टल ये आपसे अभी तक लेवी करता था। इसके लिए अलग से फिर आपके पास डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से नोटिस आता था कि आपको 9C की लेट फी पे करनी है। पहला क्लैरिफिकेशन के लिए तो एक सर्कुलर यही आएगा कि दोनों पर ही इसी सेक्शन की लेट फी एप्लीकेबल है। जीएसटी एनुअल रिटर्न का मतलब यहाँ बता दिया है कि इसमें 9 और 9C दोनों इंक्लूड है। क्लियर है आपको, लेट फीस की अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई आपकी। अगला है एनुअल रिटर्न जो पर्टेन करती है 17-18 से 22-23 तक की, यानी कि इसमें सारे फाइनेंशियल ईयर कवर कर दे जब से जीएसटी आया। अभी 23-24 तो आप भर ही रहे हैं तो उसको कवर नहीं किया है। काउंसिल ने रिकमेंड किया है इशू करने के लिए नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 128 फॉर वेवर ऑफ अमाउंट ऑफ लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ 9C। सिर्फ 9C की लेट फाइलिंग के लिए वेवर आएगा, विच इज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ 9। जो एक्सेस है अमाउंट ऑफ लेट फी टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 9 for the SAD financial year provided the SAD form 9C is filled on or before 31st March 2025। क्लियर है आपको? तो 9C की ये कंडीशनल वेवर है जिसके लिए आपको पर्टिकुलर नोटिफिकेशन इशू करी जाए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। तो गवर्नमेंट ना अब हर चीज को ट्रैक एंड ट्रेस करना चाहती है। गवर्नमेंट ने इतने सारे टीडीएस लगा दिए, इतने सारे टीसीएस लगा दिए, ई इनवॉइस एप्लीकेबल कर दिया, ई वे बिल एप्लीकेबल कर दिया, आईएमएस आ गया, 2B आ गया, यानी जहां से भी गवर्नमेंट को लगा कि हमारा रेवेन्यू लॉस ना हो जाए, हर तरह से गवर्नमेंट ने उस पर वर्क कर रखा है। पर अभी भी मुझे लगता है कि लूप होल बाकी है मेरे दोस्त। तो उन लूप होल्स को ख़त्म करने के लिए अब यहाँ पे रेकमेंड किया, अभी रिकमेंडेशन है इसके लिए हमारा सेक्शन 148 कैपिटल ए यूज़ किया जाएगा, जिसमें पूरा सप्लाई चेन पकड़ा जाएगा। किसका? कुछ स्पेसिफाइड इवेजन प्रोन कमोडिटी। अब ये कौन सी हो सकती है? मुझे लगता है जैसे मेटल स्क्रैप पे ऑलरेडी टीडीएस तो ये ले ही आए, तंबाकू प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पान मसाला, गुटखा, इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए अब ये पूरी सप्लाई चेन को ही ट्रैक करने की बात बोल रहे हैं। अब वो ट्रैकिंग कैसे होगी? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, कोई बारकोड हो सकता है, कोई फास्टैग हो सकता है, कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। अभी ये सिर्फ इंसर्ट करा जाएगा न्यू प्रोविजन, ठीक है, ये अभी फ्यूचर में आएगा, पर आपको एक तरह से एक वार्निंग दे दी है कि ये जल्दी ही जो ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म है ये आएगा, किस तरह से काम करेगा वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी में आने वाला है। लेट्स सी कौन सी गुड्स को यहाँ पर ये कवर करने वाले हैं, क्योंकि मेजरली अब ये जो स्पेसिफाइड इवेजन प्रोन कमोडिटी, जहाँ पे नहीं लगता है कि इनका टैक्स सबसे ज़्यादा इवेड होता है, सबसे ज़्यादा जो है चोरी किया जाता है, उनके लिए इसको करा जाएगा कवर पूरी सप्लाई चेन पे, यानी मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर आगे जो रिटेलर है, सभी को इसमें, ट्रेडर है, सभी को इसमें कवर करा जाएगा, पूरी सप्लाई चेन को कस्टमर तक पहुंचने तक। अगला है चेंज क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ करेक्ट डिटेल्स ऑफ नेम ऑफ स्टेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन एज वेल एज करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विस। तो जो भी पर्सन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं या OIDR हैं, उनके लिए मैंडेटरी करा जाएगा कि वो B2C सप्लाईज के केस में स्टेट ज़रूर डिक्लेयर करवाएं, ताकि स्टेट को उनका रेवेन्यू दिया जा सके। तो ऑलरेडी लॉ तो ये कहता ही है, अब ये क्लैरिफिकेशन डाले जाए, कुछ लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्लैरिफिकेशन आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लोज D सफारी रिट्रीट का केस, अगर आप सभी को याद है, जिसमें जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। इसमें हुआ क्या था कि एक पर्सन ने मॉल बिल्ड किया था, एक मॉल बनाया था जिसके अंदर बहुत सारी शॉप्स थी। मॉल का काम क्या होता है? जनरली इन शॉप्स को रेंट पर दे दिया जाता है फर्दर। तो यहाँ पर सफारी रिट्रीट के केस में क्योंकि प्लांट और मशीनरी वर्ड को यूज़ किया गया है क्लोज D के अंदर, तो प्लांट के अंदर इसको कवर कर लिया था।
किस तरह की बिल्डिंग्स जो आगे रेंटिंग के लिए दी जा रही हैं, जिन पर टैक्स दिया जाएगा गवर्नमेंट को, तो इनको बनाने में जो भी सामान लगा है उसका आईटीसी ले सकते हैं आप प्लांट के अंदर, वो अगर आ जाए। क्योंकि प्लांट और वर्ड लिखा है, एंड नहीं लिखा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी को तो जीएसटी एक्ट में डिफाइन कर रखा था, प्लांट और मशीनरी को नहीं कर रखा था। तो उस जजमेंट की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता था। तो आपका ये चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली इस क्लोज के अंदर कर दिया गया है सेक्शन 17(5)(d) के अंदर। जहां भी प्लांट और मशीनरी लिखा था वो प्लांट एंड मशीनरी कर दिया गया है रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से। यानी जब भी सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी जजमेंट आती है ना जिससे असेसीज को फ़ायदा हो रहा हो, बहुत सारे टैक्स पेयर्स को बेनिफिट हो रहा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स तो सोच भी रहे थे कि क्यों ना हम भी ले लें प्लांट मान के आईटीसी, तो ये तो नलीफाई ही हो गई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। गवर्नमेंट ने इसको रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर दिया, और ऐसा पास्ट में भी ये करते रहे कि जहाँ भी रेवेन्यू लॉस दिखता है तो ये अपने लॉ को ही चेंज कर देते हैं। अब इस तरह से चेंजेस करने हैं तो टैक्स पेयर्स के फेवर में भी करिए ना। टैक्स पेयर से तो आप ज़रा सा अमाउंट भी रिकवर करते हैं, लेट फीस भी रिकवर करते हैं, पेनल्टीज़ भी रिकवर करते हैं। कोई भी एमनेस्टी स्कीम आप लेकर आते हैं तो पास्ट के रिफंड तो आप टैक्स पेयर्स को कभी देते ही नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स टैक्स पेयर्स के लिए है। अपना कहीं भी नुकसान दिखता है तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर देते हैं लॉ में भी। देन चेंज है सेक्शन 107 एंड 112 में। अगर किसी पर्सन के पास ऑर्डर आया हुआ है जिसमें पेनल्टी इन्वॉल्व है और फिर फर्दर वो अपील में जाना चाहता है, चाहे वो अपीलेट अथॉरिटी के पास है या ट्रिब्यूनल के पास है, तो जो प्री डिपॉजिट कराना है उस केस में ना 10% कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज, आईएसडी में आरसीएम की बात करी गई थी, आरसीएम ट्रांजैक्शंस की। उसके लिए जो फर्दर चेंजेस करने हैं सेक्शन 5(3), 5(4) और जो भी रूल्स में चेंज होने हैं वो सभी कर दिए जाएंगे। और जहाँ भी टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफिसर्स देता है ऐसे पर्सन्स को जो जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए तो लाइबल नहीं है, पर जीएसटी में टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, तो उसके लिए भी नया रूल 16 A इंसर्ट किया गया है। देन माइनर सा चेंज है, जो पर्सन ऑप्ट करते हैं कंपोजिशन लेवी CMP 02 से अगर उनको चूज करना है कैटेगरी ऑफ रजिस्टर पर्सन इन टेबल 5 ऑफ फॉर्म GST CMP 02, वो कर सकते हैं थ्रू फॉर्म GST REG 14। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज, IMS आ गया, आप सभी को पता है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हैं। जब आप किसी से गुड्स को बाय करते हैं और वो अपने GST 1 में आपके GST नंबर पे उनको शो कर, और एज अ सप्लायर जब आपने गुड्स को सेल किया तो उसको भी व्यू करने की वहाँ ऑप्शन आती है। तो IMS अभी तक तो हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। बट अब देखिए IMS तो आ गया पोर्टल पे, अब उसके रिगार्ड्स में पर्टिकुलर जो एक्ट के अंदर रूल में या जहाँ भी चेंज करना देख तो वो करा जाएगा। साथ ही अब ना आपका IMS देखिए धीरे धीरे मैंडेटरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि अमेंड करा जाएगा सेक्शन 38 को एंड रूल 60 को। क्यों? लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरेशन ऑफ टू बी बेस्ड ऑन द एक्शन टेकन बाय द टैक्स पेयर, तो इसको लीगल फ्रेमवर्क दिया जाएगा। देन सेक्शन 34(2) जो क्रेडिट डेबिट नोट की बात करता है उसमें चेंज करा जाएगा। क्या चेंज करा जाएगा? टू स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ ITC एज इज एट्रीब्यूटेबल टू क्रेडिट नोट बाय द रिसिपेंट टू एनेबल द रिडक्शन टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मान लीजिए A ने B से परचेज करी, ये है सेलर, ये है बायर, ठीक है। ये परचेज है 1 लाख की, इस पे GST है 18,000। अब किसी भी रीज़न से ये जो 1 लाख का बाय था इसको कर दिया गया 50,000, ठीक है। यानी कि 50,000 का क्रेडिट नोट इस केस में B इशू कर देगा A को, ठीक है। यानी जब उसने 1 लाख की सेल करी थी तो 18,000 GST गवर्नमेंट को पे करना था, पर क्रेडिट नोट की वजह से 9,000 की अपनी आउटपुट लाइबिलिटी को वो रिड्यूस करेगा। उधर से A ने क्या करा होगा, इस 18,000 का ITC अवेल कर लिया होगा, और जैसे ही वो क्रेडिट नोट आया तो 9,000 का ITC इसको रिवर्स करना है, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म IMS के थ्रू वर्क करेगा। ऐसे क्रेडिट नोट के केस में ये मैंडेटरी होगा कि जो A है वो IMS के थ्रू इस पर एक्शन ले, जो क्रेडिट नोट है उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करे, ताकि जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा IMS के थ्रू इस क्रेडिट नोट को तो उससे क्या होगा, उसका ITC तो रिवर्स हो जाएगा क्योंकि 2B उसके हिसाब से जनरेट होगी, और उसी हिसाब से फिर जो B है, जो सप्लायर है, उसने जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट को कम पे करनी है वो शो होगी। यानी अब ये मैकेनिज्म आपका IMS के थ्रू वर्क करेगा। जो फर्दर और भी जगह पे चेंजेस की इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो भी कर दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, यानी IMS ना, अभी तो आपको लग रहा है कि
करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। मैंने मेजर पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए, कुछ और पॉइंट्स जो डिस्कस होने थे पर नहीं हुए वो यहाँ लिखे हैं। जैसे बहुत ज़्यादा डिमांड में था, सभी टैक्स पेयर्स चाहते थे कि हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी गवर्नमेंट या तो रिड्यूस कर दे या हटा दे, ऐसा कोई भी डिसीजन अभी नहीं लिया गया। इसके अलावा कुछ चेंजेस जीएसटी रेट ऑफ गुड्स में है, जैसे फोर्टिफाइड राइस कर्नल इस पर 5% कर दिया है, जीन थेरेपी इसको एग्जाम्प्ट कर दिया है, एग्जाम्पशन दी है। हमारे जो LRSAM सिस्टम है अंडर नोटिफिकेशन दिस, उसमें एग्जाम्पशन दी है। टू रिड्यूस कंपनसेशन सेस, मर्चेंट एक्सपोर्ट के केस में सेस को रिड्यूस किया है 0.1%, जो एट पार हो गया अब जीएसटी रेट पे। दिस इज वेरी बिग रिलीफ टू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। एग्जाम्प्ट किया है IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल सैंपल बाय इंस्पेक्शन टीम ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। और कंसेशनल 5% जीएसटी रेट इंट्रोड्यूस करा है फूड इनपुट और इनपुट प्रिपरेशन जो यूज़ होता है फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज RCM में हुआ है, RCM से एक एंट्री को डिलीट करा है। कौन सी एंट्री? स्पॉन्सरशिप सर्विस, जो कौन दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। ये एंट्री अब फॉरवर्ड चार्ज में लाई जाएगी। और सभी चेंजेस मेजरली मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। जो छोटे छोटे और चेंजेस हैं, जैसे फ्लाई ऐश कंटेंट है अगर 50% ACC में, तो उनको भी 12% जीएसटी रेट में लाया है। पेपर और फ्रेश ग्रीन या ड्राइड पेपर रेजिन्स अगर उनको एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई करता है तो जीएसटी उन पर नहीं लगेगा, एक्सेट्रा। तो ये सभी चेंजेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, अभी नोटिफाई नहीं हुए, सर्कुलर नोटिफिकेशन का वेट करना, हो सकता है बजट के साथ ही इनको फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और फिर इसके बाद नोटिफिकेशंस आए, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। इंपॉर्टेंट वीडियो खुद तो आपने देख ही ली है, नीचे दिए गए शेयर के टैब से शेयर करना ना भूलें। शेयर टैब के साथ ही आपको दिख रहा है सब्सक्राइब टैब, इस पर क्लिक कर लें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रही है। में टाइप करें CAGuruji-classes.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की, आप वीडियोज़ देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGuruji-classes.com।